क्लास, होप यू ऑल आर वेल। आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बैक्टीरियल सेल के दो स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। तो इसका तीसरा स्ट्रक्चर है मेसोसोम्स। ठीक है, तो मेसोसोम्स एक्चुअली होते क्या हैं? जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होगी वो अंदर की तरफ यूँ फोल्डिंग्स में आ जाएगी, जिसको हम मेसोसोम्स का नाम दे देंगे। मैं लास्ट में आपको बैक्टीरियल सेल की डायग्राम भी दिखाऊंगी, जिससे आपको इजीली मतलब समझ में आ जाएगा। तो पहले हम इसको देखते हैं कि है क्या। तो मेसोसोम्स बेसिकली क्या हैं? मेसोसोम्स आर इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल सरफेस। जो सेल की सरफेस होती है, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस होती है, उसकी जो फोल्डिंग हो जाती है उनको हम क्या कह देते हैं? मेसोसोम्स जो होती हैं। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है और जो फॉर्मेशन करता है उसको हम क्या कहते हैं? मेसोसोम्स कह देते हैं। और जिस चीज़ की वो फॉर्मेशन करेगा सेल मेम्ब्रेन, उसको हम मेसोसोम्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, दूसरा इसका क्या है? दूसरा इसका होता है, ये जो मेसोसोम्स है ये मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होती है। जो हमने कल पढ़ा था, ये मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नज़र आता है मेसोसोम। ठीक है, लेकिन बहुत कम ये ग्राम नेगेटिव में भी नज़र आ जाता है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव में ये बहुत स्मॉल छोटे साइज़ में मौजूद होता है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मोस्टली सीन इन ग्राम नेगेटिव। तो ये मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हम इनको देखते हैं, बट बहुत रेयरली एज वेल एज रेयरली सीन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये हमें बहुत कम क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि इनका साइज़ जो है उसमें बहुत स्मॉल होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज़। एक हो गया कि जो मेसोसोम्स हैं, जो सेल सरफेस की मेम्ब्रेन की जो सरफेस होगी वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है, और जिस चीज़ की वो फॉर्मेशन करती है उसको हम मेसोसोम्स का नाम दे देते हैं। और जो मेसोसोम्स है मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है, नज़र आती है, और बहुत कम ग्राम नेगेटिव में नज़र आती है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव में जो इसका साइज़ है वो क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है। इसकी ये एक वजह है। अब दूसरा क्या आ जाता है हमारे पास? क्या होती हैं कि ये जो हमें कहाँ नज़र आती हैं? ये हमें मोस्टली डीएनए के साथ चिपकी हुई नज़र आती हैं। जब हम सेल की डिवीज़न करते हैं तो ये हमें डीएनए के साथ एसोसिएट की हुई नज़र आती हैं। तो कैसे नज़र आती हैं ये? दे अपीयर टू बी एसोसिएटेड विथ डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब हम सेल की डिवीज़न करते हैं तो ये हमें जो सेल की डिवीज़न करने के बाद जो डीएनए नज़र आता है उसके साथ ये जुड़ी हुई नज़र आती हैं। क्या? मेसोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या आ जाता है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैक्टीरियल सेल का फोर्थ पार्ट, इंटरनल पार्ट, आउटर पार्ट आ जाता है। उसे क्या कहते हैं? कैप्स्यूल। सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? कैप्स्यूल। ठीक है, सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, मेसोसोम्स होगी। अब आगे फोर्थ पे, फोर्थ क्या है? कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या होता है? ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये बहुत स्लिम होती है, स्लिमी टाइप होती है, गमी होती है। गमी मतलब गूंदमा होती है। यहाँ पे मैं साथ साथ लिख देती हूँ, द आउटर मोस्ट स्लिमी गमी कोटेड हुई होती हैं सराउंडिंग कोटिंग किसके इर्द गिर्द? सेल वॉल के सराउंडिंग द सेल वॉल, जिसको हम क्या कह देते हैं? कैप्सूल। कैप्सूल किसे कहते हैं? कि
हमें बैक्टीरियल सेल के सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा स्लिमी पतली सी और गूंदनुमा होती है, जो सेल वाल को घेरे हुए होती है, उसको हम किस चीज़ का नाम दे देते हैं? कैप्स्यूल का नाम दे देते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल सेल्स होते हैं जो जिनके बाहर कैप्स्यूल पाया जाता है, उसको हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरियल सेल के, उनके पास कैप्स्यूल लेयर होती है। तो जिनके पास कैप्स्यूल लेयर हो के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास, तो हम उसको नाम दे देते हैं किस चीज़ का? उसको हम नाम दे देंगे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक हो गया। अब ये क्या होते हैं? ये दो तरह के होते हैं अपनी थिकनेस की वजह से। ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस कैप्सूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। क्या कहना है कि ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस कैप्सूल्स ऑफ टू टाइप्स। किसकी बेसिस के ऊपर? थिकनेस की बेसिस के ऊपर। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही। ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस कैप्सूल ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, कैप्सूल जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। कैप्सूल आर ऑफ टू टाइप्स। और वो टू टाइप्स कौन सी होती हैं इसकी, हम वो भी देख लेते हैं कि इसकी टू टाइप्स कौन सी होती हैं। एक तो इसकी टाइप हो जाएगी माइक्रो कैप्सूल और दूसरी हो जाएगी मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो कैप्सूल। ठीक है, किसकी बेसिस पे? इसकी थिकनेस की बेसिस पे इसे दो कैप्सूल दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक माइक्रो में और एक मैक्रो में। माइक्रो मैक्रो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, इसका स्ट्रक्चर आ जाता है बैक्टीरियल सेल का। फिफ्थ स्ट्रक्चर कौन सा होता है? फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला आ जाता है हमारे पास। फ्लैजिला होता क्या है? जो फ्लैजिला है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। ये एक बहुत मोटाइल किस्म का होता है और लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसके अंदर? बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो फ्लैजिला को कंटेन करता है, उसे हम क्या कह देते हैं? फ्लैजिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, शॉर्ट करके लिखी जाऊँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। एक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है? लोकोमोटरी ऑर्गन की वजह से। लोकोमोटरी ऑर्गन की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्लैजिला को कंटेन करता है उसको हम क्या देते हैं? फ्लैजिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम इधर लिख देती हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म containing फ्लैजिला। तो उसको हम किस चीज़ का नाम दे देंगे? फ्लैजिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज फ्लैजिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमारे पास दो हो गए कि एक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, मोटाइल होता है। और दूसरा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्लैजिला को कंटेन करते हैं उनको हम फ्लैजिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दे देते हैं। अब आ जाते हैं फ्लैजिला के डायामीटर के ऊपर। इसका डायामीटर कितना होता है? ठीक है, इसका डायामीटर कितना होता है और इसकी लेंथ कितनी होती है? इसका जो डायामीटर होता है फ्लैजिला का रेंज इज़ अबाउट, इसकी रेंज होती है 10 to 12 mm। ठीक है, अब इसकी बात आ जाती है लेंथ। इसकी लेंथ कितनी होती है फ्लैजिला की? तो इसकी लेंथ भी याद रखिएगा 20 माइक्रोन टू 200 माइक्रोन। ठीक है, एक तो आ गया इसका डायामीटर आ गया, दूसरी इसकी लेंथ आ गई। डायामीटर कितना होता है? 10 to 12 mm। लेंथ होती है 20 माइक्रोन टू 200 माइक्रोन। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्या होता है कि इसकी जब हम फ्लैजिला की अरेंजमेंट करते हैं तो इसकी अरेंजमेंट के मुताबिक इसको डिफरेंट पार्ट्स में
इस डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है। एक और आ जाता है हमारे पास, क्या आ जाता है, मोनोट्राइकस आ जाती है, एक होती है लोफोट्राइकस, एक एम्फीट्राइकस और एक होती है पेडिट्रोट्राइकस। ठीक है, मैं यहाँ पे नेम लिख देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट फ्लैजिला आर डिफ्रेंशिएटेड एज, मैं इधर बस नेम लिख दूँगी तो आपने ये लाइन खुद याद रखनी है। क्या, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट फ्लैजिला आर डिफ्रेंशिएटेड एज, कौन कौन से इसका नाम होता है, एक होता है मोनोट्राइकस, और मोनोट्राइकस की शेप का होता है फ्लैजिला, वो मैं आपको सारे पूरे पेज पे बना के दिखा दूंगी। पहले जस्ट इनके नेम दे लेते हैं। मोनोट्राइकस, दूसरा हो जाएगा लोफोट्राइकस, थर्ड हो जाएगा एम्फीट्राइकस, और लास्ट वन कौन सा हो जाएगा, पेडिट्राइकस। अब आपको मैं इनकी शेप बना के दिखा देती हूँ, तो पूरी नहीं आएगी, इस पेज पे बना के दिखा देती हूँ ये किस शेप के होते हैं। ठीक है, जो मोनोट्राइकस है एक, वो इस तरह का होता है, सिंपल, एक उसके साथ फ्लैजिला जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसको हम कह देंगे मोनोट्राइकस, ये पहला आ गया। अब दूसरा किस तरह होता है, दूसरा उसके साथ पेयर्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो हम इसको किस चीज़ का नाम दे देते हैं, लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस। और तीसरा किस तरह का होता है, यूं, और इसके साथ दोनों साइड्स पे जुड़े हुए होते हैं, फ्लैजिलास जुड़े हुए होते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं सी का, सी मतलब एम्फीटोट्राइकस, एम्फीट्राइकस। और लास्ट वन कौन सा है, पेडिट्राइकस, उसके चारों तरफ फ्लैजिला जुड़े हुए होते हैं। कैसे, डी, तो ये क्या है, ये हो जाएगा पेडिट्राइकस। क्या हो जाएगा, पेडिट्राइकस। जो सबसे पहले वाला मैंने आपको क्या बताया था, ये था मोनोट्राइकस, दूसरा था लोफोट्राइकस, थर्ड था एम्फीट्राइकस, फोर्थ कौन सा था, पेडिट्राइकस। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्लैजिला का पूरा हो गया। फ्लैजिला क्या बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक तो ये मोटाई लेयर हमें नज़र आएगी, दूसरा क्या हो गया, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, दूसरा ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्लैजिला को कंटेन करते हैं उनको हम फ्लैजिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। फिर इसका डायमीटर, इसकी लेंथ आ जाएगी, और इसकी अरेंजमेंट की बेस पे इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं मोनोट्राइकस पे, लोफोट्राइकस पे, एम्फीटोट्राइकस पे और पेडिट्राइकस में। ये इनके आगे शेप्स हैं इस तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है पीली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पीली, आ जाता है हमारे पास। ठीक है, बैक्टीरिया की नेक्स्ट आ जाती है शेप, 6 का नाम दे देंगे, जिसे हम कहते हैं पीली। एक तो ये स्मॉल होती है साइज़ में, क्या होती है, एक तो ये स्मॉल होगी, दूसरा क्या होगी, ये थिन पतली होगी, और एक स्ट्रेट होगी, सीधी। ठीक है, छोटी होगी साइज़ में, पतली होगी, स्ट्रेट पेंडेजेस होंगी। स्ट्रेट क्या होंगी इसकी, ये स्ट्रेट पेंडेजेस होंगी। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, बैक्टीरिया की जो सरफेस होती है बैक्टीरियल सेल की, उसकी सरफेस के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया कह रहे हैं, बैक्टीरियल सेल्स कह दें। स्मॉल थिन एंड स्ट्रेट पेंडेजेस प्रेजेंट ऑन सरफेस बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा इसका क्या आ जाएगा हमारे पास कि ये अटैच कहाँ हुई होती हैं, पीली जो है। इसका नेक्स्ट क्या, इसके बारे में हम कह सकते हैं, पीली कैसे सर्व की जाती है, पीली सर्व एज अ
साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज। क्या जो पीली है वो किस चीज़ का काम करते हैं? वो बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरिया फिर होती है उसकी अटैचमेंट का काम करती है। ठीक है। तीसरा इसका क्या आ जाएगा कि किस चीज़ से कंपोज हुई होती है, किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है? दीज आर कंपोज्ड ऑफ, दो चीज़ों से मैं लिख देती हूँ। दीज आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन पिलन से ये मिलकर बनते हैं। ठीक है, याद रखना है। ये हमारी पीली भी हो गई, जो तीन होगी साइज़ में, स्मॉल होगी और स्ट्रेट पेंडेजेस होंगी, जो कहाँ पाई जाएंगी? बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर पाई जाएंगी। मैं आपको लास्ट में इसकी पूरा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया सेल का दिखा दूंगी, जिससे आपको बेहतरीन तरह से समझ आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी शेप का, इसके स्ट्रक्चर का। 7 कौन सा आ गया है? न्यूक्लियर मटेरियल जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम न्यूक्लियर मटेरियल का नाम देते हैं। और न्यूक्लियर मटेरियल होता क्या है वो हम आज पढ़ते हैं। इसमें बैक्टीरियल सेल्स क्या होते हैं हमें पता है, प्रोकैरियोटिक होते हैं नेचर। ठीक है। क्या होते हैं बैक्टीरियल सेल्स? क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक इन नेचर। ठीक हो गया। और दूसरा क्या होता है कि जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो इसकी मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड नहीं हुआ होता, वो बाहर की तरफ फैला हुआ होता है। मतलब कैसे? जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल होता है बैक्टीरियल सेल का, वो इनक्लोज्ड नहीं हुआ होता। किसमें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको इनक्लोज नहीं करती। इज नॉट इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। दूसरा क्या होता है? ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है बैक्टीरिया का, इसको हम क्या कह देते हैं? इस न्यूक्लियर मटेरियल को आपको याद रखना है, इनके एक एक के अलावा दो दो नेम भी हो सकते हैं। इस न्यूक्लियर मटेरियल को हम क्या कह देते हैं? न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको हम एक तो नाम दे देंगे न्यूक्लियोइड का, न्यूक्लियोइड। ठीक है, NUCLEIOD। एक तो हम उसको न्यूक्लियोइड का नाम दे देंगे, दूसरा हम उसको किस चीज़ का नाम दे देंगे? बैक्टीरियल क्रोमोसोम का, बैक्टीरियल क्रोमोसोम का। और ये देखो, एक तो हो गया न्यूक्लियोइड, एक न्यूक्लियर मटेरियल, बैक्टीरियल क्रोमोसोम जिसको हम क्या कहते हैं, और दूसरा कहते हैं क्रोमेटिड बॉडी। ये क्या देते हैं? क्रोमेटिड बॉडी। ये तीनों इसके नेम है। न्यूक्लियर मटेरियल को हम न्यूक्लियोइड कहेंगे, बैक्टीरियल क्रोमोसोम या न्यूक्लियोइड बॉडी कह देंगे। ठीक हो गया यहाँ तक आपका। अब आ जाता है लास्ट, हमारे पास क्या आ जाता है? राइबोसोम, जो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं साइड्स में आ जाती हैं, राइबोसोम्स। ठीक है। अब राइबोसोम्स क्या होती हैं? ये स्मॉल होती हैं, टीनी यूनिट्स होती हैं इनके अंदर, जो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं। एक तो ये स्मॉल होंगी, दूसरा क्या होंगी? टीनी यूनिट्स होंगे इसमें, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म के पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड इन इवनली स्मॉल होंगी, टीनी यूनिट्स होंगी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई होंगी साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। दूसरा ये क्या होता है? ये फ्रीली होती हैं, फ्रीली घूम रही होती हैं, फ्रीली ये चेंज होती हैं। क्या होती हैं? फ्री होती हैं ये। राइबोसोम्स क्या होती हैं? राइबोसोम्स आर RNA। ये बेसिकली RNA सिंथेटिक प्रोटीन होती हैं। क्या होती हैं? RNA क्या होती हैं? राइबोसोम्स क्या होती हैं? RNA प्रोटीन्स होती हैं जो सिंथेटिक का काम करती हैं, RNA प्रोटीन। ठीक है। राइबोसोम्स होती क्या हैं बेसिकली? ये इसका इम्पोर्टेंट है। राइबोसोम्स आर RNA प्रोटीन, ये इनका काम होता है। RNA प्रोटीन बॉडीज़ होती हैं। राइबोसोम्स RNA
प्रोटीन बॉडीज़ होती हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली घूम रही होती हैं, डैट लाइफ फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इनके अंदर ना हर एक राइबोसोम्स को 2 यूनिट्स में हम 2 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। कितने यूनिट्स में? 2 यूनिट्स में। ठीक है, इसको हम कंसिस्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 यूनिट्स में। एक होता है 50S और दूसरा कौन सा होता है? 30S सब यूनिट। ठीक है, अब जो इनका काम क्या होता है, दोनों इक्वली फॉर्म करती है आरएनए प्रोटीन, इक्वली अमाउंट से बनती हैं। उतनी 50S में भी उतनी आरएनए की और प्रोटीन की अमाउंट होगी और 30S में भी उतनी ही आरएनए और प्रोटीन की अमाउंट होगी। दोनों में क्या होता है? इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए। इस दोनों में आरएनए की अमाउंट भी इक्वल होगी और किसकी? प्रोटीन। चाहे वो 50 है चाहे वो 30 है, दोनों में इक्वल प्रोटीन होगी। अब हम आ जाते हैं इसके साइज़ की बात करते हैं कि इसका साइज़ क्या होता है। ठीक है, साइज़ ऑफ राइबोसोम। हम इस राइबोसोम के साइज़ की बात करें, इसको हम रेंज करते हैं, रेंजेस फ्रॉम 6, इससे लिखती हूँ 16 to 18। ठीक है, 16 to 18 nm। और ये कंपोज किससे भी होती हैं? लास्ट जो इसका मेन है, ये 60% इनमें आरएनए होता है। 60% आरएनए से मिलकर बनी हुई होती हैं और 40% प्रोटीन से मिलके बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया इसके स्ट्रक्चर का। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, जो मैंने बना तो लिया है पहले ही, क्योंकि फिर बाद में टाइम बहुत शॉर्ट होता है। ये है बैक्टीरियल का स्ट्रक्चर। ये एक बैक्टीरिया सेल है, कुछ इस तरह बैक्टीरिया सेल होता है। मैंने नेक नहीं बनाया, रफली बनाया है इस तरह। ये जो इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर थी, मैंने उसको क्या कहा था, जो इसकी सबसे बाहर वाली लेयर होगी वो क्या होती है? कैप्स्यूल। फिर उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये जो है सेल वॉल का नाम दे देंगे। फिर जो उसके अंदर होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह देंगे। क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो इसके अंदर ये छोटे छोटे ये जो भी है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर मटेरियल है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। और जो ये है इसको हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं, ये न्यूक्लियर मटेरियल का नाम दे देते हैं। अब इसमें प्लाज्मिड है, ये वाला जो इस शेप का है वो प्लाज्मिड है। और मैंने कहा था ना कि मेसोसोम जो अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होती है, तो वो फॉर्मेशन जिस चीज़ की करेगी उसको हम मेसोसोम का नाम दे देते हैं। तो ये इसको हम मेसोसोम का कह देते हैं। और हमने पीली पढ़ा, ये देखें, ये आ जाएगी पीली। ठीक है, और ये राइबोसोम्स के यूनिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम्स हैं, ये देखो एक ये वाला, ये क्या आ गया? राइबोसोम्स। और फ्लैजला जो सबसे बाहर होता है, कुछ इस शेप का होता है फ्लैजला। ठीक है, इस शेप का होता है, उसको हम कह देते हैं फ्लैजला या फ्लैजलम। ये आ गया हमारे पास बैक्टीरियल सेल। तो आज हमारे पास बैक्टीरियल का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू। अब आपको कौन से टॉपिक के बारे में बोटनी में भी मुश्किल हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।